जमशेद अभी सिकंदर के करीब ही पहुंचा था कि उससे पहले एक आवाज़ सबके कानों से टकराई। सुने। सिकंदर ने रोती आंखों से सर उठाकर देखा तो उसे अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। सामने वो खड़ी लड़की अपने सर को ढांपे रोते चेहरे के साथ सिकंदर को देख रही थी। सिकंदर की लाल सुर्ख आंखों के सामने का मंजर उसे दोबारा से फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर गया। सिमल लड़खड़ाते कदमों से 2 कदम आगे बढ़ी तो दूसरे ही पल सिकंदर जमीन से उठता उसकी तरफ ऐसे भागा जैसे उसकी जिंदगी का कुआं उसमें जीने की चाह को बढ़ाता उसके सामने मौजूद हो। सिकंदर अपनी जगह से उठता उसकी तरफ भागा और दूसरे ही पल सिमल के हाथ को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचकर उसे अपने गले से लगा गया। फिर फूट फूट कर रोने लगा। वो सिमल के एहसास की मौजूदगी को महसूस करके तड़प उठा था, इतना कि जमशेद दूर खड़ा सिकंदर को देखकर उसकी कैफियत पर हैरान हो गया। सिमल जो सिकंदर से लगी रो रही थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है, सिकंदर रोते हुए बोला, जबकि सिमल सिकंदर से लगी और रोने लगी। सिकंदर एक झटके से उसे खुद से अलग करता देखने लगा। उसके चेहरे पर नजर डालते ही उसकी आंखें तकलीफ और दर्द के साथ उसे देखने पर खुश भी थीं। सिकंदर चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ सिमल के चेहरे पर हाथ फेरने लगा। उसकी आंखों से निकलते आंसुओं को सिकंदर अपने हाथों से साफ करने लगा। आप ठीक हैं सिमल, आप ठीक हैं, है ना? सिकंदर इसके चेहरे को अपने हाथों में लेता रोने लगा। सिमल दूसरे ही पल नजरों को झुकाकर सर को हाँ में हिलाने लगी। सिकंदर उसके चेहरे से अपने चेहरे को टिकाए रोने लगा तो बोला, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे लगा मैंने सिमल आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। फिर उससे खुद से लगाए बोला, मैं ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता सिमल, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर आप छोड़कर गई तो मैं मर जाऊँगा। ये धड़कता दिल बंद हो जाएगा। आपके बिना नहीं रह सकता मैं। सब खो देने के बाद आपको खोने की हिम्मत मुझ में नहीं है। फिर उसके चेहरे को हाथों में लिए बोला, लगा था ये आंखें देखना मुझे नसीब नहीं हो पाएंगी। फिर सिकंदर किसी एहसास के साथ रोने लगा। सिमल सिकंदर के चेहरे को देखकर रोने लगी तो अपने हाथों को उसके चेहरे पर रखती फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैंने अल्लाह से आपकी ज़िंदगी की दुआ की। मैं भी डर गई थी। मुझे लगा कि अचानक सिमल सिकंदर से लिपट कर रोने लगी। अल्लाह का शुक्र है कि आप सलामत हैं। आपको कुछ हो जाता तो आपकी कसम मैं मर जाता। सिकंदर सिमल के सर पर हाथ फेरता अपने लबों को उसके सर पर लगा गया। सिकंदर की आंखें लाल और सूजन का शिकार हो गई थी। सिमल की आंखों में भी कुछ सूजन वाज़ेह हो रही थी। सिमल अपनी कैफियत से निकलती सिकंदर के सीने से पीछे हुई तो सिकंदर सिमल के हाथ को थामते हुए बोला, सिमल आपको कहीं चोट तो नहीं आई? आप ठीक है ना? सिकंदर सिमल के कपड़ों पर नजर डालता उसके कपड़ों से मिट्टी साफ करने लगा। अभी कि वो कुछ झुका ही था, सिमल के पाँव से उसका खून बहता देखा। सिकंदर फौरन से मतवज्जे हुआ और बोला, खून निकल रहा है? सुने, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। सिकंदर दूसरे ही पल खड़ा होते हुए बोला, नहीं, आपका खून निकल रहा है, ऐसे नहीं। फिर एक ही पल में सिमल के चेहरे को उसके दुपट्टे से साफ करता बोला, सब ठीक हो जाएगा। सिमल के गिर्द अपने हाथों का घेरा डाले वो उसे उठा गया। सिमल एक पल में बोली, सुने, मैं ठीक हूँ, आप मुझे नीचे उतारें, मैं चल सकती हूँ। आप परेशान ना हो, मैं चल सकती हूँ। सुने, मुझे नीचे उतार दें, जमशेद भाई भी देख रहे हैं। अभी आप कुछ भी कहें सिमल, मेरे दिल की बेकरारी ने अभी सकूनियत इख्तियार नहीं की। आप मेरी बीवी हैं, आप मेरे निकाह में हैं और मैं हक रखता हूँ। आप लोगों को ना देखे, सिर्फ मुझे देखे और किसी को भी नहीं। सिमल ने नजरों का रुख सिकंदर के चेहरे की तरफ किया तो उसे सिकंदर की लाल आंखें दिखी तो बोली, आपकी आंखें? इस वक्त जो मेरे दिल का हाल है वो मेरी आंखें भी बयान नहीं कर सकती सिमल। जिस कर्ब से मैं अभी कुछ देर पहले गुजरा हूँ, मुझे लगा कि इस ज़मीन के हिलने की तरह मेरे वजूद का हर हिस्सा आपको खो देने की तकलीफ से फट गया है। आप नहीं जानती मैं आपसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। मैं भी नहीं जानता कि मैं आपसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ, मगर आज इस मोहब्बत की शिद्दत ने मेरे कल्ब पर ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त ज़रब से वार किया है कि अब लगता है कि आप अगर एक पल के लिए भी मेरी आंखों से ओझल हुई तो मैं सांस नहीं ले पाऊँगा। सिमल सिकंदर की बातों की गहराई पर रोने लगी तो सिकंदर बोला, जमशेद, उस डॉक्टर को बुलाओ फौरन। आसपास जख्मियों को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। पूरे शहर में जलजले के इतने तेज झटकों से खासी तबाही हो चुकी थी कि पूरे शहर में लोगों के बचाव की कोशिशें शुरू हो गई। लाशों को निकाला जा रहा था, मलबों के ढेर को जमीन से उठाया जाने लगा, जबकि जमशेद सिमल के जख्म को साफ करने के लिए एक शीशी लाया और बोला, भाओ, ये लगाकर साफ कर लें। सिकंदर दूसरे ही पल सिमल को एक खुली हुई गाड़ी में बिठाते हुए बोला, ये मुझे दो और तुम यहाँ से निकलने का इंतज़ाम करो। अभी मैं करता हूँ। अभी
सिकंदर जिमल की तरफ मतवज्जे होकर बहुत फिक्रमंदी से बोला, मैं अभी साफ करता हूँ। सिकंदर जिमल के जख्म को साफ करने के लिए अपने घुटनों पर बैठ गया। जलन तो नहीं हो रही? नहीं। सिकंदर जिमल की आंखों में देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, दिल के अलावा कहीं चोट नहीं आई मुझे। हालत मेरी कुछ बेहाल लग रही है आपको, मगर आपको देखकर ठीक हूँ मैं। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। जिमल रोने लगी तो बोली, मुझे लगा मैं आपको फिर कभी नहीं देख सकूंगी। जिमल अचानक सिकंदर के हाथों को थामते हुए बोली, मुझे लगा आप भी सबकी तरह मुझे तन्हा छोड़ के। सिकंदर साले मर तो सकता है, मगर अपनी जिंदगी को मरने से पहले छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। सिकंदर जिमल के चेहरे को खुद के करीब करता बोला, अगर इंसान अपनी जिंदगी को छोड़ दे तो वो मौत से मिल जाता है। आप मेरी जिंदगी और जिंदगी से ही जान और जहान होता है। आपसे मैं कभी दस्तबरदार नहीं होने वाला। जिमल के माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाते हुए बोला, हम यहाँ से जल्द निकल जाएंगे। भाव अचानक जमशेद सिकंदर की तरफ आता बोला, हमें आगे कुछ पैदल चलकर जाना है, 15 मिनट तक जेट आ जाएगा। सिकंदर जिमल के पाँव की तरफ मतवज्जे हुआ तो बोला, देर किस बात की है, चलो चलें। भाभी आप चल सकती हैं। जिमल खड़ी होने लगी तो सिकंदर वहीं जिमल को उठाते जमशेद पर सर्द नजर डालते हुए बोला, तुम चलो, हम आ रहे हैं। जिमल की तरफ बहुत मोहब्बत से देखते हुए बोला, आपको पाँव पर वजन डालने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं आप बोले मैं सुन रहा हूँ, मगर आपको चलने की इजाजत नहीं दे सकता। फिर जमशेद बोला, भाव ये लड़की। सिकंदर जमशेद की तरफ मतवज्जे हुआ तो बोला, ये कौन? भाव विंडलसन। वही अलके। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अचानक जिमल उससे मुखातिब हुई तो सिकंदर बोला, इसने आपकी जान बचाई? जिमल सर को हाँ में हिलाने लगी तो सिकंदर बोला, शुक्रिया। जमशेद ये भी हमारे साथ चलेगी। सिकंदर को जमशेद उसके बारे में पहले काफ़ी कुछ बता चुका था। फिर जमशेद बोला, भाव अब हमें चलना चाहिए। ये कहता जमशेद उस लड़की को इशारा करने लगा। फिर सिकंदर बोला, जिमल कुछ देर तक हम इस शहर से निकल जाएंगे। सिकंदर जिमल को उठाए चलने लगा। आसपास लोग बेहाल गिरे हुए थे, कोई किसी की मदद कर रहा था तो कोई किसी की। जिमल आसपास लोगों को देख रही थी, जबकि सिकंदर की तवज्जो या तो जिमल के चेहरे पर रुकती थी या सामने के मंजर पर। आप लोग होटल से बाहर कैसे निकले? वो विंडलसन, वो मैं तो वैसे ही बाहर निकली थी। ये पास से गुजरी तो ये काफ़ी तेज़ी में अपना फ़ोन गिरा गई। बस वही देने के लिए मैंने इनको आवाज़ दी, पर ये निकल चुकी थी। जब देखा तो ये होटल से बाहर निकल गई तो मैं इनको फ़ोन देने गई, मगर ये एक फूल के पास खड़ी थी। मैंने अभी इनको आवाज़ ही दी, तभी ये सब हो गया। ठीक। आपको तो नहीं कहीं चोट आई? नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं आई। दूसरी तरफ सिकंदर जिमल को उठाए रास्ते की रुकावटों से निकलता आगे बढ़ रहा था। सुने, आप मुझे नीचे उतार दें, आप थक गए हैं। जमशेद भाई भी क्या सोच रहे होंगे? सुन सब रहा हूँ, पर अभी मानने की जसारत नहीं कर सकता। भाव इस तरफ। सिकंदर फौरन एक गली की तरफ मुड़ा तो बोला, शोहर हूँ आपका, और जमशेद की फिक्र ना करें, जो मैं करता हूँ जमशेद उसको सोचने की हिम्मत नहीं करता। आप सिर्फ मुझे देखें और किसी को नहीं। ये कहता सिकंदर एक बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गया, फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सिकंदर के कानों से टकराई तो बोला, बस कुछ देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। और अगर देखते ही देखते सिकंदर जिमल को उठाए लिफ्ट में दाखिल हो गया। फिर जमशेद और ब्रिंडा भी अंदर दाखिल हो गए। लिफ्ट सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंची तो सिकंदर बोला, पहुंच गए बस। जिमल सामने मौजूद हेलीकॉप्टर को देखने लगी और बोली, अब आप मुझे उतार दें। सिकंदर बिना जिमल की बात का जवाब देते हुए आगे बढ़ा। जिमल को अंदर बिठाने लगा। उतार दिया है, ये कहता सिकंदर जिमल के साथ बैठ गया और बोला, आज लगा था कि आपका साथ भी मुझसे छीन लिया गया। फिर ये कहता जमशेद को इशारे से बैठने का बोलने लगा। जमशेद विंडा को बैठने का इशारा देते हुए बोला, बैठ जाओ, और विंडा भी अंदर बैठ गई। और जमशेद अगली सीट पर बैठते हुए बोला, भाव हाँ फौरन निकलो यहाँ से। ये कहते सिकंदर बाहर के मंजर को अपनी आंखों से देखने लगा। जिमल को खुद से लगाते हुए बोला, शुक्र उसका जिसने मुझसे आज कुछ नहीं छीना। और फिर सिकंदर जिमल के सर को अपने सीने से लगाकर मुस्कुरा गया। वो उसके एहसास को महसूस करके मुस्कुराया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे सहलाने लगा। फिर कुछ ही देर बाद वो सब इस्तांबुल शहर से बाहर निकल गए। फिल्जा कोसे
तुम काम में इंतज़ार कर रही हो और तुमको कोई ख्याल ही नहीं लिया। सॉरी यार, मॉम की तबीयत नहीं ठीक, बस उनको मेडिसिन देकर और सुला कर आई हूँ। तुम्हारे भाई का कुछ पता चला? नहीं। तुम कहती है तो फुरकान भाई से मैं बात करूँ? नहीं। लगता है कि ईतान के गुनाहों की सज़ा यही थी और हमारी भी। तुम्हारी वो कज़न कैसी है? लिया बोली। उसका भी कुछ पता नहीं चला, समझ नहीं आता कि मॉम को देखो जॉब का कुछ करूं या ईतान का। मॉम डरी हुई है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। ऐसे कैसे उसके बाप का राज है। फिल्जा में मजाक नहीं करी, पर वाकई वो आदमी देखने में जिस कदर पुरसकून मालूम होता है वो इतना था नहीं। मुझे लगता है जिमल उसके पास है। मॉम ने जब भी कोई जवाब जिमल के मुतालिक दिया तो उसके जवाब ऐसे थे जैसे वो जिमल के साथ होने वाली सारी ज्यादतियों का बदला हमसे लेने आया हो। वैसे बुरा ना मानना, पर अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई के साथ यही करती जो उसने किया। फिल्जा, वो मेरी फैमिली है। फिर भी जो भी है, मगर जो कुछ तुम्हारी उस बेचारी कज़न के साथ हुआ, मैं अगर होती तुम्हारे भाई को उठा कर फेंकती और उसका वो सबक सिखाती कि उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाता। अच्छा, मेरी बातों का बुरा ना मान जाना, मैं बस सच बोल रही हूँ। चाहती तो मैं भी थी कि जिमल हमारे घर से आज़ाद हो जाए, मगर ऐसे नहीं। वाह, तो तुम चाहती थी कि तुम्हारी वो खड़ार मॉमी जिमल को कहती, जा जिमल जी ले अपनी जिंदगी। लिया फिल्जा की बात पर उसे गहरी नज़रों से देखने लगी। वैसे एक बात बताऊं? हाँ बोलो। मुझे लगता है कि वो लड़का तुम्हारी कज़न को अपने साथ लेके आए। कौन लड़का? वही जो हीरो की शक्ल में तुम्हारे घर विलन आया था। हाँ, मुझे भी लगता है। वैसे देखने में कैसा था? क्यों, उसको भी तुमने अपना भाई बनाना है? सोचा जा सकता है। वैसे जितने तुम्हारे भाई बन चुके हैं, अगर ये सिलसिला कायम रहा तो तुम पक्का कवारी मरोगी। मेरा तो दिल चाहता है कि कोई हीरो मेरी जिंदगी में आए और फिर मुझे अपने साथ भगा कर ले जाए। यहाँ जिंदगी की मुश्किलें ख़त्म नहीं हो रही और तुम ख्यालों की दुनिया में जी रही हो। वैसे कितना अच्छा होता कि तुम्हारा भाई कुत्ता कमीना लुच्चा लफंगा ना होता तो तुम अपनी कज़न को अपनी भाभी बना लेती। मुझे तो रह कर उस बेचारी का ख्याल आ रहा है। अल्लाह करे कि उसे कोई शहजादा मिल जाए जो उसे पलकों पर बिठाए। फिल्जा, अब अगर तुमने कोई उल्टी बात की तो मेरा दिमाग घूम जाना है। अच्छा, अब रो नहीं। एक तो दुनिया में किसी को सच सुनना पसंद नहीं। मैं तो तुमको कहा भी था कि अपनी कज़न को मेरे साथ भगा दो, मैंने उसे खुश रखना था। हाँ, और बाद में मेरा क्या हाल होना था? कुछ नहीं, रहती फिर तुम उस जहन्नुम में। ठीक या अभी भी कुछ जहन्नुम से कम नहीं। शुक्र करो भी तुम्हारी मॉम को ये नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारी कज़न ने कलमा पढ़ा दिया है, वरना वो उसके साथ तुम्हारा भी गला घोंट कर तुम्हें भी मार देती। आहिस्ता बोलो पागल। कोई नहीं है, बस डरती ही रहना तुम। डर नहीं रही हूँ, बल्कि डर ही रही हूँ। सीमल को देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। जब से वो घर से गई है तो वो घर ही नहीं लगता। उसकी परेशानी लगी रहती है, किसी से उसके बारे में बात नहीं कर सकती हूँ मैं। अल्लाह, भी इमोशनल ना हो जाना, मैं हूँ ना, मुझसे करो। अल्लाह पर भरोसा रखो, कोई ठीक होगी। हाँ, वो यकीनन ठीक होगी। लो, पहुँच भी गए। चलो मुँह सही करो अपना, वरना वो शैतान की नानी देखकर बोलेगी, आ गई तुम दोनों। कहाँ थी तुम दोनों? ऑफिस है, घर नहीं जो मुँह उठाकर जब मर्जी आ जाती हो। इस दफ़ा तनख्वाह से तुम दोनों के पैसे काट। अगली बार ऐसा किया तो सामान पकड़ा कर ऑफिस के बाहर खड़ा करूंगी। कान खोलकर सुन लो, ये धमकी नहीं है, अटल फैसला है मेरा। लिया यूं फिल्जा को नकल उतारता देखकर हंस पड़ी और फिर दोनों हंसते हुए अंदर चली गई। खिजर, सर यहाँ तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सलार, मुझे लगा था कि कुछ तो मिलेगा। सर, मेरे ख्याल से हमें उस इलाके में दोबारा जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता वो औरत इससे ज़्यादा कुछ और बताएगी। उसने कहा था कि वो मुझ तक पहुँच जाएगा। सर कौन? नहीं मालूम कौन। खैर, फुरकान आ रहा है? नहीं सर, फुरकान कह रहा था कि रात तक आएगा, उसको अपने कुछ काम थे इसलिए। ठीक है। अचानक फ़ोन बजने लगा तो सलार फ़ोन को निकालते हुए बोला, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जी सर। फिर सलार फ़ोन कान से लगाए बोला, हेलो, कैसे हो सलार? कौन? मैं, और कौन? मैंने पहचाना नहीं। पहचानोगी भी कैसे? लगता है काफ़ी मसरूफ़ हो सबूत इकट्ठे करने में। ओह, तो तुम्हारा इंतज़ार करने का कहा गया था। तुम्हारा ये अंदाज़ अच्छा लगा मुझे। जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा हिम्मत वाले हो। अगर ये जान चुकी हो तो ये भी जान लो कि तुम लोगों को अंजाम तक पहुँचाए बगैर मैं रुकने वाला नहीं। हाय, क्या बात की है, दिल को लगी है तुम्हारी ये बात। वो शायर ने क्या खूब कहा है, ये नगर उसका नगर है जिस नगर तुम निकले हो। फिर भी कहता हूँ सलार, कुछ होश के नाखुन लो।
जान लिया अगर अंजाम अमल के अंजाम को, तो क्या समझा तुमने सलार सिकंदर के अंदाज को। सलार उसके अंदाज़े शायरी पर मुस्कुराया और बोला, जो नगर नगर फिरते हैं वही हक को पा लेते हैं। यहाँ अंदाज कौन समझे जब मदहोश हम रहते हैं। अमल का अंजाम अमल तय करता है जब हम खुद उसे रकम करते हैं। और सुन लो ए वफ्दे कान खोल कर ये बात, हक पर रहने वाले सिकंदर से नहीं डरते हैं। वाह वाह, सोचा नहीं था कि कोई अपनी टक्कर का शायर भी मिल जाएगा, मगर बातों की एक बात तुमने तो हैरान कर दिया। हैरान तो करना अभी बाकी है, इतना गरूर भी अच्छा नहीं, जहांगीर बोला, क्योंकि इतनी हिम्मत के बावजूद भी सबूत तुम फिर भी इकट्ठे नहीं कर सके हो। वो दिन दूर नहीं जब तुम लोगों की तमाम जानकारी मेरे हाथों में होगी। ये बात याद रखना, बात अगर हक पर आ जाए तो मुंह के बल बातें ही गिरता है। तुम्हें सबूत की तलाश है? हाँ, हर उस सबूत की, और है उस गवाह की जो गुनाहगार को उसके अंजाम तक पहुंचा सके। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें गवाह दूं तो बदले में तुम क्या दोगे, और तुम मेरी मदद क्यों करोगे? सलार, तुम क्यों मेरी नीयत पर शक कर रहे हो? मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, बस तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना कि कुत्ते को तुम कभी सीधी नहीं होती, तो समझो आज हो गई है। बदले में मुझसे क्या चाहते हो? बदले में जो भी चाहता हूँ वो तुम्हें मुझसे मुलाकात करके जानना होगा। तब तक फलस्तीन में मज़े करो और अपनी माँ और बहन को फ़ोन करना ना भूलना। फ़ोन रखता हूँ, मुलाकात का इंतज़ार रहेगा। और भी जहांगीर ही कहता फ़ोन बंद कर गया। असूरा, सबको इकट्ठा करो दूसरी मीटिंग के लिए। अन्नू, मगर बॉस अभी कुछ दिन पहले ही तो। असूरा सामने खड़े अन्नू को देखकर मुस्कुराया तो अन्नू को अपना वजूद कांपता महसूस हुआ। असूरा अन्नू के सामने खड़ा अपने सांप को देखने लगा जो उसके पैरों के पास मौजूद था, और फिर बोला, तुम्हारी जुबान नागनी के साथ मुझे भी पसंद नहीं आई अन्नू। नहीं बॉस, आप कहते हैं तो मैं अभी सबको। ये कहते ही उसकी नज़रें उस सांप पर मरकूज हो गई जो उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। डरो नहीं अन्नू, नागनी बहुत अच्छी, अपने वफादारों और गद्दारों को जांचने का हुनर ये रखती है। बॉस, कब मीटिंग रखनी है, कल या परसों? अचानक वो सांप अन्नू के पास पहुंचकर उसके गिर्द चक्कर काटने लगा तो खौफ से अन्नू की आंखों में आंसू आ गए। असूरा कुछ कदम आगे लेता बोला, मेरी प्यारी नागनी, अपने जहर का इस्तेमाल ऐसे बेवक्त लोगों पर नहीं करना। तुमने अपने जहर को बचाओ, आगे ये जहर बहुत से लोगों की मौत का सबब बनने वाला है। अचानक अन्नू को बुलाने के लिए एक आदमी अंदर भागता हुआ आया और बोला, अन्नू, अन्नू, बहुत बुरी खबर है। असूरा उस शख्स की तरफ मतवज्जे हुआ और बोला, बोलो। बॉस, वो जो 72 टैंक्स जो आर्गन की स्मगलिंग के लिए हमने हफ्ता पहले अमेरिका भेजे थे वो पकड़े गए हैं, और वो टैक्स ना मिलने की वजह से उन्होंने पैसा भी अदा करने से मना कर दिया है। अन्नू यूं अचानक उस खबर से आंखों को मीच गया। अचानक कमरे में असूरा का कहका बुलंद हुआ तो बोला, क्या ब्लॉकबस्टर न्यूज़ दी है तुमने, दिल को खुश कर दिया, इधर आओ गले लगो। असूरा के उस अंदाज पर वो आदमी लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा तो असूरा बोला, तुमने इतनी बड़ी खबर मुझे दी है, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। असूरा किसी का एहसान नहीं रखता और फिर उसे गले से लगाते बोला, नागनी, तुम्हारे खाने का इंतज़ाम हो गया। फिर उस आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट भी अभी कुछ ही उसके चेहरे पर नमूदार हुई थी, वो गायब हो गई। असूरा उससे दूर करता बोला, मुझे पूरी खबरें पसंद नहीं, अलविदा। फिर उस 12 फुट लंबे सांप ने असूरा की नज़रों के एक इशारे को समझते हुए उसे पीछे से दबोच दिया और फिर अपने बड़े से मुंह को खोलते हुए एक ही झटके से उसके चेहरे को गायब कर दिया। अन्नू वहीं खड़ा खौफ से पानी पानी हो गया, यहाँ तक कि उसके खौफ से पैंट गीली होगी। अभी के असूरा की नज़रों के इशारे से सांप ने मुड़कर ही देखता रहा। अन्नू वही एक झटके से दूर गिरता रोते हुए हाथ जोड़कर बोला, माफ़ कर दो, मैं नहीं मरना चाहता असूरा। वही असूरा मुस्कुराते उसके चेहरे को देखकर बोला, नहीं अन्नू, तुमसे भी बहुत काम है, अभी कहाँ तुम्हारा वक्त आया है, जल्दी से मीटिंग बुलवाओ, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। डैनियल और यूकारिस को भी बुला लेना। जी, और किसी को? हमारे जासूस को भी बुला लेना, कुछ खास काम है मुझे उससे। जी। इस जगह को साफ करवा देना जब मेरी नागनी खाना खत्म कर ले, बेचारी कब से भूखी थी। अन्नू ने उस सांप की तरफ नजर फेरी तो सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। अन्नू का अपना एक खास आदमी पूरी लाश से अब आधी लाश का रह चुका था।
پھر اسورا کے باہر نکلتے ہی وہ سانپ بھی اسے کھاتا وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ انو وہیں الٹیاں کرنا شروع کیا، کیونکہ خون سے بھرا فرش اس کے آدمی کے جسم کی نالیوں سے بھرا پڑا تھا، جو دیکھنے میں دل دہلا دینے والا گندا اور بھیانک تھا۔ لوسیفر استنبول سے نکل گیا ہے پران، ہمیں اسے وہیں روکنا تھا، کم از کم کچھ دن تک۔ او بے وقوف، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، مرتے مرتے بچے ہیں ہم۔ کیا انہوں نے زیادہ زور کا حملہ کیا؟ اچانک پران ان آدمیوں کے حملے کا ذکر کرتا بولا، اور کچھ کل سکندر پر حملہ کرنے گئے تھے؟ نہیں، وہ سب تو مارے گئے، کوئی بھی نہیں بچا، مگر اس زلزلے نے سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم یہاں انقرہ پہنچے ہیں۔ استنبول زلزلہ آیا تھا؟ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا میں نے۔ اتنی تباہی کے بعد تو اب تک ہر طرف اس خبر کے چرچے ہو رہے ہوں گے، تم کیا کان اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو؟ میرے خیال سے اس کام کو کرنے کے بعد تمہیں تھوڑی سی تمیز بھی سیکھ لینی چاہیے، مگر ابھی تمہارے لیے ایک کام ہے، وقت آ گیا کہ تم یہ کمزوری کو ہمارے تک پہنچاؤ۔ تمہارے پاس صرف ایک ہفتہ ہے اس کے لیے، اگر ایک غلطی بھی ہوئی تو تمہاری جان کی گارنٹی نہیں۔ اسورا کو غلطی پسند نہیں، اگر غلطی ہوئی تو سمجھو تمہارا بھی کام ختم۔ ہاں ٹھیک ہے، زیادہ دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں، تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، کام کے ہوتے ہی خبر دے دینا، سب تیار ہے۔ پھر وہ یہ کہتا فون رکھ گیا۔ سکندر انقرہ کے ایک ہوٹل میں موجود ایک کمرے کے باہر کھڑا جمشید سے بات کر رہا تھا، پھر جمشید اس کی بات کو سنتا وہاں سے چلا گیا۔ سکندر کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا تو سمل جو بستر پر لیٹی سو چکی تھی۔ سکندر ایک لمبی سانس لیتا اس کی طرف بڑھا۔ سمل چیٹ پر ہی پاؤں کی سوجن کے باعث سکندر سے لپٹے سو چکی تھی، اور سکھ اور بنا کسی کو آہٹ کیے دیے بنا سمل کو کمرے تک پہنچایا جا چکا تھا۔ مارس کی مدد سے ان کے انقرہ پہنچنے سے پہلے ہی وہاں کے تمام انتظامات کر دیے گئے۔ سکندر سمل کی طرف چلتا ہوا آیا، پھر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ کسی احساس کے دل کو چھوتے ہی سکندر سمل پر جھکتا اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ شکر ہے آپ کو کچھ ہوا نہیں، سکندر یہ کہتا سمل کے پاؤں کی سوجن دیکھنے لگا جو پاؤں کے رگڑے جانے کے سبب ہو گئی تھی۔ ایک پل میں سمل جھٹکے سے اٹھ کر کسی خواب کے زیر اثر خوف سے بولی، سکندر جو ابھی سمل کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا یوں اچانک سمل کے اس کو پہلی بار اس کے نام سے پکارنے پر دیکھنے لگا۔ سمل نے پہلی بار اسے سکندر کے نام سے پکارا تھا، ورنہ اسے خود سے مخاطب ہونے پر صرف سنیے لفظ کو سنا کرتا تھا۔ سمل جو سکندر کا نام لے کر اسے ساکن کر گئی تھی، وہ اب لمبے لمبے سانس لیتی رونے لگی۔ سکندر سمل کے رونے پر اس کے ہاتھ تھامتے بولا، سمل میں آپ کے پاس ہوں۔ اچانک سمل سکندر کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی تو اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ سمل جو بھی خواب کو دیکھ کر سکندر سے لپٹے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، سکندر مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کے خود کو جھپٹ کر پکڑنے پر اس کو تھپ تھپانے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دیر اسے سہلاتے ہوئے بولا، کل آپ نے بھی میری جان نکال دی تھی، لگا تھا کہ ماں اور بہن کے بعد آپ کو بھی میں نے کھو دیا۔ زلزلے کے جھٹکے نے میرے دل کو اپنے خیال سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سمل سکندر سے دور ہوئی تو سکندر اس کے چہرے کو صاف کرنے لگا۔ رویا نہ کریں، آپ کے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں، سب ٹھیک ہے اب۔ سمل چہرے کو صاف کرنے لگی تو سکندر بولا، کچھ کھائیں گی؟ مجھے بھی آپ کے لیے کچھ منگواتا ہوں۔ سکندر یہ کہتا سمل کے پاس سے اٹھنے لگا تو سمل سکندر کا ہاتھ پکڑتے بولی، مت جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سکندر اچانک سمل کے بدلتے انداز کو دیکھتا حیران ہوا، پھر اس کے پاس بیٹھتا بولا، ڈرے نہیں، میں یہی ہوں۔ آپ کی آنکھیں اب تک لال ہیں۔ اچانک سمل سکندر کی آنکھوں کو دیکھ کر بولی تو سکندر بولا، یہ درد کی شدت ہے، آپ نے کہا تھا نا کہ آنکھیں دلی احساسات کی ترجمانی کرتی ہیں، بس یہ وہی کر رہی ہیں۔ جب امید کے دھاگے پل میں ٹوٹتے نظر آتے ہیں تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کب کیسے ہوٹل سے باہر آئی، مگر اگر آپ نہ آتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ہاں، ایک لڑکی وہ رکی بہت رو رہی تھی، وہ میرے ساتھ وہاں پھول توڑنے آئی تھی، مجھے لگا تھا کچھ پل بعد میرا حال اس جیسا ہو جائے گا۔ اس کا شوہر اسے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، وہ فون پر بات کر رہی تھی، مگر میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر بدل گیا، وہ بلڈنگ گر گئی
اور وہ خوبصورت منظر اس ٹوٹے پھول سا ہو گیا جسے کچھ ہی دیر پہلے اس کی ٹہنی سے توڑا ہو۔ اس لڑکی کو روکنے کے لیے میں آگے بڑھی، مگر وہ بے اختیاری میں روتے چلاتے آگے بڑھی کہ وہی اس منظر میں وہ دب گئی۔ میں نے اسے روکنا چاہا مگر اس لڑکی نے ونڈالسن نے اسے روک دیا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ مر گئی۔ اس کی شادی کو بھی کچھ دن ہوئے تھے، وہ بہت خوش تھی، بالکل میری طرح۔ اچانک سمل رونے لگی تو بولی، وہ بہت خوش تھی سکندر، مگر ایک پل میں نے اس خوبصورت منظر کو لاشوں میں بدلتے دیکھا۔ مجھے لگا جسے میں وہ لڑکی ہوں اور آپ۔ سمل سکندر کو دیکھ کر پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روئی تو سکندر بولا، جب ایک لڑکی مجھ سے ٹکرائی تو مجھے ایک پل میں لگا کہ آخر کیوں میں نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ جانتی ہے وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے زمین میں دب گئی۔ لوگوں کی چیخوں پکار نے مجھ سے میری ہمت، میرا حوصلہ سب چھین لیا تھا۔ میرے ان ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی، لگ رہا تھا جیسے میرا دل رو رو کر مجھے کسی ناگہانی صورت پر حوصلہ دے رہا ہے۔ ہلتی زمین پر کس طرح میں مضبوط قدموں سے بھاگ کر آپ تک پہنچا یہ میں نہیں جانتا، مگر جب آگے کا منظر دیکھا تھا تو یقین مانے دل پھٹ گیا تھا، مگر پھر بھی دھڑکنوں کا شور خود میں محسوس ہوتا سنا تو چیخ اٹھا کہ کیوں مجھے موت نہیں آتی۔ نہیں جانتا اتنی شدید محبت آپ سے کیسے ہوگی، اور یہ جانتا ہوں کہ بس ہوگی۔ میں کسی طرح دوری کو برداشت کرنا اب میرے بس کی بات نہیں۔ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے خود کو آپ کے ساتھ باندھا ہے۔ آپ سے نکاح میرے لیے میری زندگی کا ایسا تحفہ ہے کہ زندگی بھر اس کی خوشی کو بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی اور کی طرح ہمارے رشتے کا اختتام بھی اسی طرح جیسے ان کا ہوا۔ آپ نے کہا تھا آپ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، وعدہ کریں آپ مجھے کبھی تنہا نہیں کریں گے۔ سکندر سمل کے روتے چہرے پر ہاتھ رکھتے بولا، سکندر صالح وعدہ کرتا ہے کہ اپنی سمل کو کبھی تنہا نہیں کرے گا۔ وعدہ کریں آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں مرنے کے بعد بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وعدہ کریں کہ آپ میرا ایسے ہی خیال رکھیں گی۔ آج سکندر صالح آپ کی ہر بات پر وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہر طرح سے آپ سے کیے تمام وعدوں کو پورا کرے گا۔ پر کیا آپ وعدہ کریں گی کہ آپ بھی مجھے چھوڑیں گی نہیں، مجھ پر یقین کریں گی؟ سمل سر کو ہاں میں ہلاتے رونے لگی اور بولی، کروں گی۔ کیا اس وقت بھی جب یقین کرنا ناممکن ہوگا؟ سمل سر کو ہاں میں ہلانے لگی تو سکندر مسکرانے لگا، تو کیا پھر آپ مجھے اس رشتے کے لیے پوری طرح قبول کرتی ہیں؟ سمل سکندر کی بات پر نظروں کو جھکا کی اور بولی، ہاں۔ ایک وہ ہاتھ تھی جو سمل نے سکندر کے نکاح کی پیشکش کو قبول کرتے کہا تھا، اور آج یہ ہاتھ تھی جو سمل نے سکندر کے ساتھ اس پاک رشتے کی شروعات کے لیے کی تھی۔ سمل کی ہاں میں سکندر کے چہرے پر ہزاروں رنگ بکھیر دیے۔ سکندر نے سمل کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، پہلی ہاں سے تو میں نے آپ کو جیتا تھا، اس ہاں سے آج آپ سکندر صالح کو جیت بیٹھی ہیں۔ اس ہاں پر آپ کی آنکھوں میں موجود یہ کشش، میں نہیں جانتا یہ میرے لیے اعتبار ہے یا محبت، مگر جو بھی ہے یہ مدھم نہیں پڑنی چاہیے۔ دنیا میں سکندر صالح صرف آپ سے محبت کرتے ہیں اور اسی محبت کی قسم کھاتا ہوں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ پھر یہ کہتا سکندر سمل کو خود سے گلے لگا گیا۔ سمل سکندر کی آنکھوں میں موجود خود کے لیے محبت کے چراغ کو دیکھ کر آپ دیدہ ہوگی۔ زندگی بہت سے برے اور دردناک حادثوں سے بھری پڑی ہے، مگر اللہ نے انسان کے صبر کا پھل بھی اسی کے لیے رکھا ہوتا ہے، اور ان کا ایک دوسرے کے لیے ساتھ اور اس رشتے کی شروعات دونوں ہی ان کے پھل کی صورت میں انہیں ملنے لگا تھا۔ مگر اس کے بعد سکندر اور سمل کی زندگی کے حادثاتی پنوں کی کہانی اب کون سا ایک نیا موڑ لانے والی تھی، یہ آنے والا وقت بتانے والا تھا۔